हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर अपलोड करने जा रहा हूं, जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए और इनको तैयार कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पार्ट 1 जो है अपलोड करने जा रहा हूँ। इसके बाद पार्ट 2 अपलोड किया जाएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के प्रश्नों को अगर आपने तैयार कर लिया तो आप जो है परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अरस्तु के परिवार, संपत्ति और दास्ता संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। या कभी कभी अथवा करके पूछता है कि अरस्तु की दास्ता संबंधी अवधारणा, या कभी पूछता है कि अरस्तु का संपत्ति पर विचार। ये सारे प्रश्न एक ही हैं। अरस्तु के परिवार संबंधी विचार, संपत्ति संबंधी विचार और दास्ता संबंधी विचार। या कभी इसी प्रश्न को 3 छोटे प्रश्नों में पूछ देता है कि अरस्तु के परिवार संबंधी क्या विचार हैं, संपत्ति संबंधी क्या विचार हैं, या अरस्तु के दास्ता संबंधी क्या विचार हैं। तो इनको आप ध्यान से देख लेंगे। अरस्तु की दास्ता संबंधी अवधारणा, इन अवधारणाओं में कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनको आप इंगित कर देंगे। दास्ता प्राकृतिक नियम के अनुकूल है। फिर जो है दूसरा है आपका, दास्ता स्वामी तथा दास दोनों के हित में है। इसी क्रम में तीसरा है आपका, दास्ता संपूर्ण समाज के हित में है। इसके बाद आप आ जाएंगे अरस्तु के संपत्ति पर विचार। इसको आप तैयार कर लेंगे। फिर अरस्तु के परिवार पर क्या विचार है, ये आप परिवार। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। या राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए हो और निरंतरता सद्जीवन के लिए, अरस्तु का ये कथन है। इसकी व्याख्या करना है। तो अरस्तु के राज्य संबंधी विचार, ये आप तैयार कर लेंगे। इसमें कुछ शीर्षक हैं जिनके अंतर्गत, कुछ टॉपिक हैं जिनके अंतर्गत आप जो है इसको तैयार कर लेंगे। एक है जनसंख्या, अर्थात राज्य का सर्वप्रथम एवं प्रधान तत्व मानव प्राणी है। अरस्तु राज्य की जनसंख्या के विषय में कहता है कि वह न तो बहुत अधिक होनी चाहिए और न ही बहुत थोड़ी। इसी क्रम में दूसरा है भूभाग, तीसरा है नागरिक जन, चौथा है संपत्ति, पांचवा है शिक्षा, और छठवां है कानून। अर्थात अरस्तु के आदर्श राज्य में कानून का शासन होगा, व्यक्तियों का नहीं। अर्थात उसमें संविधान सर्वोपरि होगा और शासकगण कानून की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकते। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है,
अरस्तु के क्रांति के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। या क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, इसका उल्लेख करना है। इसको आप तैयार कर लेंगे। और आज को क्रांति शब्द का अर्थ बलपूर्वक शासन व्यवस्था को उलट पुलट देना है, जैसा कि 1789 में फ्रांस में, 1917 में रूस में, 1948 में चीन में हुआ था। क्रांति के सामान्य कारणों पे जो है अरस्तु उल्लेख करते हैं, जिसमें पहला है विषमता तथा अन्याय। जब अन्याय होगा और समानता नहीं पाई जाएगी तो क्रांति होगा। इसी क्रम में दूसरा है अनुचित सम्मान अथवा अपमान। तीसरा है शासकों की उदंडता, स्वार्थपरता तथा भ्रष्टाचार, भय तथा घृणा। चौथा है, पांचवा है विजातीय तत्व। छठवां है व्यक्तिगत कारण, महत्वाकांक्षा या द्वेष भाव। इन सब कारणों के अंतर्गत क्रांति हो सकती है। सातवां है शक्ति का दुरुपयोग, निर्वाचन में बेईमानी। इन सब को आप तैयार कर लेंगे। फिर जो अरस्तु जो है क्रांतियों के रोकने के उपाय बताए हैं। इनमें जो है सामान्य उपाय हैं। नागरिक में संविधान तथा कानून के प्रति निष्ठा उत्पन्न की जानी चाहिए और उनका तिरस्कार कभी सहन नहीं किया जाना चाहिए। शासकों को जनसाधारण के प्रति सहानुभूति तथा उदारता का व्यवहार करना चाहिए और उनका विश्वास तथा स्वेच्छापूर्ण सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इन सब बिंदुओं को आप देख लेंगे। इसके बाद जो है आपका अगला प्रश्न है, प्लेटो के साम्यवाद संबंधी विचारधारा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। अधिकतम बार जो है ये परीक्षा में पूछता है। प्लेटो के साम्यवाद संबंधी विचारधारा का आलोचनात्मक परीक्षण। ये सब हेडिंग के अंतर्गत साम्यवाद और भौतिकवाद, राजनीतिक उद्देश्य और आर्थिक उद्देश्य। फिर एक प्रश्न आपका बनता है, प्लेटो के न्याय संबंधी विचार का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसको आप तैयार कर लेंगे। इसमें कुछ टॉपिक दिए हैं, बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं के अंतर्गत आप लिख लेंगे। फिर जो है आपका एक और प्रश्न बनता है, सोफिस्ट कौन थे? राजनीतिक चिंतन में उनके योगदान का विवेचन कीजिए। सोफिस्ट का अर्थ है ज्ञान प्रदान करने वाला। सोफिस्ट हर क्षेत्र में शिक्षकों की हैसियत से आए। वे व्यावसायिक शिक्षक और अधिवक्ता थे। यद्यपि उनके प्रत्येक कार्य के लिए हमेशा पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था। वे ईसा की लगभग 4वीं और 5वीं शताब्दी पूर्व में आकर एथेंस में बसे थे। यूनान में इनकी स्थिति उसी प्रकार थी जैसे आजकल व्याख्याता और प्राध्यापकों की होती है। मार्कर ने लिखा है, सोफिस्ट के पास जाना मानो किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश करना था। ऐसा विश्वविद्यालय जो राजनीतिक क्षेत्र में लोगों के भावी राजनीतिक जीवन का निर्माण करता था। ठीक उस तरह जैसा कि प्लेटो ने आगे अपने रिपब्लिक में प्रशासक तैयार करने की आशा की थी। इसे आप तैयार कर लेंगे। फिर राजनीतिक चिंतन में सोफिस्टों का योगदान, ये देख लेंगे। फिर उसके बाद है सोफिस्टों का योगदान। फिर इसी क्रम में जो है अगला प्रश्न है आपका, एपिक्यूरियंस के प्रमुख राजनीतिक विचार। इसको आप तैयार कर लेंगे।
राजनीतिक जीवन की उपेक्षा, उपयोगितावाद, न्याय का स्वरूप। फिर एक और प्रश्न आपका बनता है, स्टोइक के प्रमुख राजनीतिक विचार। स्टोइक के प्रमुख राजनीतिक विचार ये देख लेंगे, जिसमें है विश्व की नागरिकता, दूसरा है विश्व बंधुत्व और मानवीय समानता, तीसरा है मानव स्वभाव की दुष्टता, चौथा है प्राकृतिक कानून, फिर एक और प्रश्न आपका बनता है, राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है, अर्थात राज्य जो है व्यक्ति से पूर्व है, अरस्तू का कथन है। इसे आप तैयार कर लेंगे। इसी प्रकार एक और प्रश्न है, राज्य शक्ति का बृहद रूप है प्लेटो। अधिकतर बार ये प्रश्न पूछता है, इसलिए इसे आप तैयार कर लेंगे। ये थे पार्ट 1। इसके बाद आपको पार्ट 2 में भी जो है जो अन्य इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।